ईटी मनी ऐप पर हमारे पास पोर्टफोलियो हेल्थ चेक नाम का एक फीचर है जिसका यूज कोई भी अपने पोर्टफोलियो की हेल्थ रिपोर्ट जानने के लिए कर सकता है। ये आपको उन हिडन रिस्क के बारे में बताता है जो आपके रिटर्न को कम कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताता है जिससे आपका पोर्टफोलियो बेहतर रिटर्न्स दे सके। अब आप सोचेंगे कि मैं इस वीडियो की शुरुआत इस बात से क्यों कर रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस हेल्थ चेक में हम जिन पैरामीटर्स को देखते हैं उनमें से एक है पोर्टफोलियो ओवरलैप, जो बताता है कि यूजर की होल्डिंग्स में कौन से फंड्स की वजह से ये हो रहा है। और ये वीडियो पोर्टफोलियो ओवरलैप के ही बारे में है। पोर्टफोलियो ओवरलैप के बारे में सभी लोग नहीं जानते, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के लिए ये एक बड़ा रिस्क है और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ईटी मनी हिंदी। अब जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ चुके होंगे कि पोर्टफोलियो ओवरलैप तब होता है जब आपके फंड की होल्डिंग्स के बीच स्टॉक्स कॉमन होते हैं। यानी जब आप सोच रहे होंगे कि आपने कई अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किया है और आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन रियलिटी में आपके पैसों का एक बड़ा हिस्सा सेम सेट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा होगा और इससे पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वो कॉमन सेट ऑफ स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाएंगे तो आपके सभी फंड्स भी गिर जाएंगे और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो फंड्स अलग अलग हैं। लेकिन पोर्टफोलियो ओवरलैप होता क्यों है, और इससे भी जरूरी सवाल ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन सवालों का आपको जवाब दें, आपको याद दिला दें कि ये वीडियो आप ईटी मनी के हिंदी चैनल पर देख रहे हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देख सकते हैं। यही नहीं, इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करने वाले बिगिनर्स के लिए भी एक चैनल है जिसका नाम 5 मिनट फाइनेंस है। इन चैनल्स को जरूर देखें, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दिए हैं। चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं, जानते हैं कि पोर्टफोलियो ओवरलैप क्यों होता है। पोर्टफोलियो ओवरलैप होने के दो मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, सेबी का कैटेगरी मैंडेट और सेकंड, एएमसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल। आइए सबसे पहले देखें कि सेबी के कैटेगरी मैंडेट से पोर्टफोलियो ओवरलैप कैसे होता है। 2018 तक इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं थी कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का फंड कहां इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब आपके पास ऐसे फंड्स थे जिनके नाम में लार्ज कैप शामिल था, लेकिन वो अपने एयूएम का एक हिस्सा स्मॉल कैप में डाल रहे थे। फिर 2018 में सेबी स्टेप्ड इन और हर कैटेगरी के लिए एक क्लियर यूनिवर्स स्पेसिफाई किया जहां वो स्टॉक्स चुन सकते हैं। यह सेम कैटेगरी के फंड्स में यूनिफॉर्मिटी लाने और इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कैप फंड्स को अपने कॉर्पस का मिनिमम 80% मार्केट साइज के अकॉर्डिंग टॉप 100 शेयर्स में इन्वेस्ट करना होगा। इसलिए जब यूनिवर्स स्पेसिफाई किए गए तो फंड्स के सेम स्टॉक्स को चुनने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई और इस वजह से पोर्टफोलियो ओवरलैप की पॉसिबिलिटी भी बढ़ गई। आपकी स्क्रीन पर दिया गया टेबल अलग अलग कैटेगरी के फंड्स दिखा रहा है जो एक बड़े ओवरलैप को डिस्प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगस्त 2023 के एंड तक बंधन लार्ज कैप और यूनियन लार्ज कैप फंड की 60% से ज्यादा होल्डिंग्स सिमिलर थी, इसलिए इन फंड्स ने रिटर्न्स भी लगभग सेम दिए, पॉसिबली उनकी होल्डिंग्स में हायर ओवरलैप की वजह से। एक और एस्पेक्ट ये है कि यूनिवर्स जितना टाइट होगा ओवरलैप उतना ही ज्यादा होगा। 100 स्टॉक्स को देखते हुए लार्ज कैप फंड्स के लिए यूनिवर्स एक्चुअल में बहुत छोटा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के लिए यूनिवर्स लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में बड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेबी के मैंडेट के अकॉर्डिंग मिड कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% मार्केट साइज के अकॉर्डिंग टॉप 100 शेयर्स के बाद आने वाले 150 शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी उनका यूनिवर्स लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में 50% बड़ा है और मिड कैप फंड्स बाकी बचे 35% को अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब स्मॉल कैप फंड्स की बात आती है तो उन्हें अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% मार्केट साइज के अकॉर्डिंग टॉप 250 स्टॉक्स के बाद आने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंजेस पर 5000 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, इसलिए स्मॉल कैप फंड्स का यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अगर हम इन कैटेगरीज में टॉप 2 फंड्स के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप को कंपेयर करते हैं तो हम ओवरलैप का एक्सटेंट असेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम लार्ज कैप फंड से स्मॉल कैप की ओर बढ़े, ओवरलैप 69% से गिरकर 16% हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक सेलेक्ट करने का यूनिवर्स जितना लिमिटेड होगा, ओवरलैप की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। आइए अब ओवरलैप के दूसरे रीजंस के बारे में बात करते हैं, जो है एएमसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल। हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। नाउ बेस्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट स्टाइल, एएमसी अपने ज्यादातर फंड्स में स्टॉक्स का सिलेक्शन करती है और इसलिए एक ही एएमसी के फंड्स में काफी ओवरलैप नजर आ सकता है। आइए इसे समझने के लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उनमें से कई फंड्स की खराब परफॉर्मेंस को लेकर परेशान होंगे। पोर्टफोलियो ओवरलैप आपको इसे समझने में मदद कर सकता है। एक्सिस ग्रोथ और क्वालिटी स्टाइल को फॉलो करता है व्हाइल इन्वेस्टिंग और इस वजह से इसके बहुत सारे फंड्स में हाई ओवरलैप नजर आता है। अपने स्क्रीन पर दिया गया टेबल देखें।
अगस्त 2020 के एंड तक एक्सिस की 5 स्कीम्स में 11 ओवरलैपिंग स्टॉक्स थे और इन स्टॉक्स में 25% से 54% तक का एलोकेशन था। ऐसे 29 स्टॉक्स थे जो कम से कम 3 स्कीम्स में मौजूद थे और इन शेयर्स में 40% से 94% का एलोकेशन था। इस ओवरलैप की वजह से एक्सिस की स्कीम्स एक साथ आगे बढ़ी। 2019-20 में इन सभी ने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया, लेकिन पिछले 2 सालों में इन सभी ने बेंचमार्क से खराब परफॉर्म किया। इसीलिए अगर आपने एक्सिस के कई फंड्स में ये सोचकर इन्वेस्ट किया था कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज आपका पोर्टफोलियो अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, क्योंकि सभी फंड्स अब सेम टाइम पर खराब परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी होल्डिंग्स में हाई पोर्टफोलियो ओवरलैप है, तो ये एक बड़ा रिस्क है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सिस म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में ही ओवरलैप नजर आता है, ये इंडिया के सबसे बड़े फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड में भी दिखाई देता है। एसबीआई के 5 फंड्स ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, फोकस, लार्ज एंड मिड और लॉन्ग टर्म इक्विटी में 4 ओवरलैपिंग स्टॉक्स दिखाई दिए और इन स्टॉक्स में इसके फंड्स का 15% से 28% का एलोकेशन था। इनमें से कम 3 फंड्स में 35 स्टॉक्स कॉमन थे और इन स्टॉक्स में फंड्स का 49% से 71% का एलोकेशन था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फंड्स में भी ऐसा पैटर्न देखा गया। आईसीआईसीआई के 5 फंड्स ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड इक्विटी, लार्ज एंड मिड कैप एंड लॉन्ग टर्म इक्विटी में 14 ओवरलैपिंग स्टॉक्स दिखाई दिए। इन स्टॉक्स में फंड का एलोकेशन 38% से 60% तक का था। इनमें से कम 3 फंड्स में 33 ओवरलैपिंग स्टॉक्स थे। इन स्टॉक्स में 58% से 84% तक एलोकेशन था। इसलिए पोर्टफोलियो ओवरलैप किसी स्पेसिफिक फंड हाउस तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में एक ही फंड हाउस के कई फंड्स हैं, तो आपके पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स में ओवरलैप होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप पोर्टफोलियो ओवरलैप की इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। आइए देखते हैं। अब मैं आपसे जो कहूंगी शायद सुनकर आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये सच है कि आप पोर्टफोलियो ओवरलैप से पूरी तरह नहीं बच सकते। ये हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रहेगा। इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में कम से कम ओवरलैप हो। आप पूरी तरह ओवरलैप से कभी नहीं बच सकते, क्योंकि फंड्स में स्टॉक्स तो कॉमन रहेंगे ही। अगर कोई कंपनी अच्छी है तो ये नेचुरल है कि ज्यादातर फंड्स उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, राइट। इसके अलावा ऐसे कई दूसरे रीजंस भी हैं जिनकी वजह से ओवरलैप होता है। फॉर एग्जांपल, एक अट्रैक्टिव वैल्यू वाले स्टॉक को कई वैल्यू फंड्स में जगह मिलेगी और एक तेजी से बढ़ती कंपनी को कई ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स में जगह मिलेगी। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ओवरलैप से पूरी तरह नहीं बचा जा सकता। तो ऐसे में अगला सवाल ये होना चाहिए कि किस एक्सटेंट तक पोर्टफोलियो ओवरलैप एक्सेप्टेबल होना चाहिए और कब ये रिस्क बन सकता है। सच कहूं तो इसे लेकर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओवरलैप जितना कम होगा, डाइवर्सिफिकेशन उतना ही बेटर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोई नंबर चाहते हैं तो इसे 33% से नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। पोर्टफोलियो ओवरलैप को कम करने के लिए आप 3 चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट, अलग अलग कैटेगरी के फंड्स में स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्ट करें। सेकंड, अलग अलग एएमसीज के फंड्स में इन्वेस्ट करें। एंड थर्ड, इन्वेस्ट करने से पहले पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करें और रिव्यू प्रोसेस के तौर पर इसे दोबारा चेक करें। आइए इन पॉइंट्स को एक एक करके समझें कि ये कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप अलग अलग फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन किसी स्ट्रक्चर के बिना ऐसा करते हैं, तो कई कैटेगरी के फंड्स होने के बावजूद भी हाई ओवरलैप से बच नहीं पाएंगे। आइए मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप सबसे बड़े लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यानी टेक्निकली आपके पास 3 अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हैं, इसलिए ओवरलैप कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि स्क्रीन पर दिए गए टेबल में आप देख सकते हैं, तीनों फंड्स के बीच ओवरलैप काफी ज्यादा है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन 3 कैटेगरीज का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स काफी हद तक ओवरलैप होता है और इसलिए वो एक जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आपको पहले ये चेक करना होगा कि जिन कैटेगरीज को आप चुन रहे हैं उनके मैंडेट में कोई बड़ा ओवरलैप ना हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप सबसे बड़े लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरह ओवरलैप मिनिमम कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो है कि आप अलग अलग एएमसीज में इन्वेस्ट करें। जब आप अलग अलग एएमसीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और स्टॉक सिलेक्शन का तरीका बदल जाता है। इससे ओवरलैप को कम करने में भी मदद मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आइए टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स में ओवरलैप को देखें। इन फंड्स में 6 ओवरलैपिंग स्टॉक्स हैं। इन ओवरलैपिंग स्टॉक्स में एलोकेशन 22% से 31% तक है। इसलिए डिफरेंट एएमसीज में इन्वेस्ट करने से पोर्टफोलियो ओवरलैप को कम करने में मदद मिल सकती है। क्योंकि हर फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी अलग होती है, उनकी फिलॉसफी इस बात से पता चलती है कि वो स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। तीसरा, अगर आप क्यूरियसली पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि 2 या 2 से ज्यादा फंड्स के बीच कितने स्टॉक्स कॉमन हैं। आप ईटी मनी ऐप या फंड फैक्ट शीट में पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ईटी मनी ऐप पर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और एक्सिस ब्लू चिप फंड की होल्डिंग्स चेक करते हैं तो हमें ये पता लग सकता है कि कितने स्टॉक्स कॉमन हैं। आप टॉप होल्डिंग्स में ओवरलैप पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान रखें कि आपका पोर्टफोलियो लगातार इवॉल्व होता रहे।
क्योंकि भले ही आज आपके फंड्स में ओवरलैप कम हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में उनका ओवरलैप ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड को देखें। पिछले 3 सालों में इन फंड्स में ओवरलैपिंग स्टॉक्स के एलोकेटेड एसेट्स बढ़े हैं। अगस्त 2021 के एंड में ओवरलैपिंग स्टॉक के लिए एसबीआई ब्लू चिप का एलोकेशन 21% था। अब ऐसे शेयर्स के लिए उसका एलोकेशन करीब 36% है। वहीं एसबीआई फोकस्ड इक्विटी के लिए ओवरलैप 34% से बढ़कर 46% हो गया है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने फंड की होल्डिंग पर लगातार नजर बनाए रखें और टाइम टू टाइम उन्हें रिव्यू करते रहें। ईटी मनी ऐप पर पोर्टफोलियो हेल्थ टूल आपके पोर्टफोलियो से जुड़े रिस्क को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है, इसीलिए इसे रेगुलरली इस्तेमाल करें। तो आज बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करने में जरूर मदद करेगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और जल्द ही आपके लिए हम एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ वापस आएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.